क्या आपको लगता है कि सिर्फ बड़े ट्रांजैक्शंस ही इनकम टैक्स की स्क्रूटनी के रैडर में आते हैं? तो आप गलत हो। 2026 में आपके बैंक या कैश ट्रांजैक्शंस भी इनकम टैक्स के रैडर में आ सकते हैं। अगर आपने लिमिट क्रॉस किया है तो पेनल्टी, नोटिस या फिर अकाउंट रिस्ट्रिक्शन तक हो सकता है। बट टेंशन मत लो, आज मैं ब्रेक डाउन करने वाली हूँ बैंक एंड कैश ट्रांजैक्शन लिमिट्स 2026 में क्या रहने वाली है। तो एंड तक जरूर देखना, प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी ताकि आप नोटिस फ्री रहो। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर बैंक ट्रांजैक्शंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते जा रहे हैं। तो इंडिया रैपिडली डिजिटाइज हो रहा है। सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे जीएसटी रिसीट्स, यूपीआई कलेक्शंस, कैश डिपॉजिट्स बैंक के थ्रू होते हैं। तो अब बैंक सिर्फ फैसिलिटेटर नहीं है, ये स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग एंटिटी भी बनता जा रहा है। आपके सारे ट्रांजैक्शंस जो कि एआईएस और फॉर्म 26 में आते हैं और एसएफटी में भी रिपोर्ट होते हैं। इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप हर एक ट्रांजैक्शन को और उसकी लिमिट को समझें ताकि आप किसी भी स्टैट्यूटरी नॉन कंप्लायंस से बच सकें। तो चलिए समझते हैं सारे ट्रांजैक्शंस की लिमिट को। तो सबसे पहले समझते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के मोड्स को एंड उनकी लिमिट को। सबसे पहले आता है यूपीआई। यूपीआई की डेली लिमिट है 1 लाख, वहीं इसके पर ट्रांजैक्शन लिमिट भी है 1 लाख। लेकिन कुछ स्पेशल सर्विसेज जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए ये लिमिट हो जाती है 5 लाख तक। दूसरी बात की जाए आईएमपीएस की, तो आईएमपीएस की लिमिट है 5 लाख पर डे पर अकाउंट। ये 24/7 अवेलेबल है अर्जेंट ट्रांसफर्स के लिए। तीसरी बात की जाए एनईएफटी की, तो एनईएफटी की मिनिमम लिमिट है 1 लाख। मैक्सिमम कोई स्टैट्यूटरी लिमिट नहीं है, लेकिन बैंक्स अपना कैप सेट करते हैं। वहीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात की जाए आरटीजीएस की, तो आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट है 2 लाख। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, इसलिए ये टाइम सेंसिटिव हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एंड डिपॉजिट रूल की। तो सबसे पहले आता है एसएफटी यानी कैश डिपॉजिट रूल। तो अगर आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा, फिक्स डिपॉजिट में 10 लाख से ज़्यादा या फिर करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कैश रिसीट रिस्ट्रिक्शन यानी सेक्शन 269ST की, तो आप एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। पेनल्टी होगी इक्वल टू कैश अमाउंट। वहीं कैश लोन्स या रीपेमेंट की बात की जाए यानी इनकम टैक्स के सेक्शन 269SS या फिर 269T की, तो आप 20,000 से ज्यादा कैश में लोन एक्सेप्ट या फिर रीपेमेंट नहीं कर सकते हैं। इसमें भी पेनल्टी होगी आपके ट्रांजैक्शन के अमाउंट जितनी। क्या आपको पता है कि आपके कैश विड्रॉल के ऊपर भी टीडीएस कटेगा? जी हाँ, इनकम टैक्स के सेक्शन 194N के अंदर अगर आपने पिछले 3 सालों का आईटीआर फाइल किया है, तो अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 2% तक टीडीएस डिडक्ट होता है। वहीं अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो 20 लाख से ज्यादा के विड्रॉल पर आपका 2% तक टीडीएस डिडक्ट होता है और 1 करोड़ से ज्यादा के विड्रॉल पर आपका 5% तक टीडीएस डिडक्ट होता है। ये लिमिट पर बैंक क्यूमुलेटिव होती है, मतलब मल्टीपल अकाउंट्स कंबाइन होते हैं। बैंक अकाउंट का काम सिर्फ यहाँ तक नहीं होता है। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो तो आपको जीएसटी पोर्टल पर अपना बैंक अकाउंट लिंक कराना मैंडेटरी है। वहीं आईटीआर फाइल करते टाइम आपको अपने सारे बैंक अकाउंट्स डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर एआईएस या एसएफटी एंट्रीज अनएक्सप्लेन्ड है तो नोटिस में आ सकती है। अब अगर कैश एक्सपेंस की बात की जाए तो इनकम टैक्स के सेक्शन 40A3 के अंडर अगर आपने कोई भी बिजनेस का एक्सपेंडिचर कैश में किया है 10,000 से ज्यादा, तो वो आपको अलाउेबल नहीं होता है एज पर इनकम टैक्स। ये सारे रूल्स डिजिटल पेमेंट को एनकरेज करते हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस एंश्योर करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 40A3 के अंडर बिजनेस कैश एक्सपेंडिचर मोर देन 10,000 पर डे पर पर्सन डिडक्टेबल नहीं होते हैं। ये रूल डिजिटल पेमेंट्स को एनकरेज करता है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन हो ऐसा एंश्योर करता है। और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो हेल्प करेगी आपको ये सब मैनेज करने में। तो सबसे पहला है अपने बिजनेस और पर्सनल अकाउंट्स को अलग अलग रखो। दूसरा, जितना हो सके उतना कम कैश में ट्रांजैक्शन करो। तीसरा, अपने आईटीआर टाइम पर फाइल करो। चौथा, अपने लार्ज ट्रांजैक्शंस के डॉक्यूमेंट मेंटेन करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने यूपीआई ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करते रहो। और अगर आप 2026 में अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को हैजल फ्री रखना चाहते हो तो अब टाइम आ गया है कि आप ऑटोमेशन और एआई का यूज़ करें। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ उसकी हेल्प से बैंक के ट्रांजैक्शंस मैनेज करना मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है।
इस सॉफ्टवेयर का बैंक रिकंसिलिएशन फीचर मेरे लिए गेम चेंजर है। जब भी मेरे बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन होता है, मुझे सिंपली अपनी बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ता है और ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए उसे मेरी बुक्स के साथ में रिकंसाइल करता है और जो भी डिफरेंसेस आते हैं उसे इजीली मैं अपनी बैंक बुक में ऐड कर सकती हूँ। इसकी हेल्प से मुझे डे टू डे बैंक एंट्रीज को मैन्युअली रिकंसाइल करने का स्ट्रेस नहीं रहता है और साथ ही साथ एआई और ऑटोमेशन के साथ में ये एक्यूरेसी भी बढ़ाता है। ये मेरा टाइम तो बचाता ही है, साथ ही साथ मेरे बुक्स को और कंप्लायंट और एरर फ्री भी बनाता है। इसका बैंक रिकंसिलिएशन फीचर मैं किस तरह से यूज करती हूँ, आइए देखते हैं। मुझे सिंपली अपने डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ क्विक लिंक्स में मुझे बैंक्स एंड पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर मुझे बैंक रिकंसिलिएशन का ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर मैं क्लिक करूंगी। यहाँ पर मैं अपलोड स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगी, अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करूंगी एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर मैं अपनी CSV फाइल अपलोड कर दूंगी। यहाँ पर से मैं अपना सैंपल फाइल फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकती हूँ। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर एडिट टू बैंक बुक का स्टेटस आएगा। यहाँ पर मैं सिंपली मोर पर क्लिक करूंगी एंड स्टार्ट रिकंसिलिएशन पर क्लिक कर दूंगी। यहाँ पर मेरा रिकंसिलिएशन स्टार्ट हो गया है एंड इस सिंपल क्लिक से मुझे मेरी रिकंसाइल्ड स्टेटमेंट यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि मैच्ड, मिसिंग इन लेजर, मिसिंग इन बैंक बुक, रिकंसाइल लेटर, डिस्कार्डेड एंड रिकंसाइल्ड के ऑप्शंस में अलग अलग बाइफरकेटेड होगी। तो इस तरह से मैं अपने बैंक स्टेटमेंट को कुछ ही सिंपल क्लिक्स में रिकंसाइल कर सकती हूँ और जो अनरिकंसाइल्ड पार्ट है उन्हें सिंपली अपने बुक्स के साथ में मैच कर सकती हूँ। इस सॉफ्टवेयर का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों 2026 में बैंक ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स को इग्नोर करना खुद को नोटिस के रिस्क में डालना है। तो आप हमें बताइए 2026 में आपने सबसे पहले कौन सी बैंक ट्रांजैक्शन लिमिट के रूल को फॉलो किया है। इसके साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।